Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है सुंदर सर्स क्लासेस में. So friends, as our previous series, we are going to discuss in another state question papers held in the last previous years. पिछले वीडियो की तरह इस बार भी हम एक नया जो है क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं, जो कि पिछले सालों जो है क्वेश्चन पेपर जो इतने भी जो स्टेट के परीक्षा हुई उन्हीं में से किसी एक क्वेश्चन पेपर को हमने इस बार भी चुना है. तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रूल्स और टिप्स भी शॉर्टकट तरीके से ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर. सो आप बने रहिए मेरे साथ. और एक उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ, ये वीडियो ना केवल एस्टेट के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि मैं आपको बता दूँ एस्टेट, सीटेट या एसएससी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसके लिए सभी के लिए बेनिफिशियल है ये. क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स लिए गए हैं, जो इंक्लूड किए गए हैं, वो टॉपिक्स लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं. सेम पैटर्न होता है, एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के अंतर्गत ही ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसलिए ना केवल ये एस्टेट के विद्यार्थियों के लिए बल्कि सभी प्रकार के वे जो परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उनके सभी के लिए बेनिफिशियल है ये. तो लीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते, वी स्टार्ट आवर वीडियो. Look at the first slide. Question number 1. Choose the correct preposition. यहाँ हमने जो पूछा गया है preposition पूछी है कि सही prepositions कौन सी है. I had not slept or eaten properly 2 days. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास since, for, from, in. तो मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ की कि since और for का प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है और वहाँ यूज़ किया जाता है. for का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है. फॉर एग्जांपल सिंस 1947, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2 o'clock. तो ये हमारे पास डेफिनेट टाइम है. इसी प्रकार से अगर हम बात फॉर की करें एग्जांपल के लिए, जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 years, फॉर 3 hours, फॉर 5 minutes, तो यहाँ पर एक पीरियड होता है तो वहाँ हमारे यूज़ करना होता है फॉर का. तो यहाँ 2 days का पीरियड ऑफ टाइम दिया गया तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन. डैश डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन. अब इसमें 2 काम एक साथ चल रहे हैं तो यहाँ एक साथ दोनों काम चल रहे हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास बिसाइड, हाउएवर, बिसाइड्स और देयरफॉर. तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो कन्फ्यूजन जो आमतौर पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, बिसाइड वर्ड्स है हमारे, बिसाइड और बिसाइड्स, ये 2 ऐसे कॉमन देखने वाले वर्ड्स हैं जो अक्सर कंफ्यूज जो कर देते हैं स्टूडेंट्स को. तो मैं आपको बता दूँ, बिसाइड का मतलब होता है नियर, जैसे ही सिट्स बिसाइड मी, नियर. और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन, के अतिरिक्त, किसी काम के साथ साथ, के अलावा भी. तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा, बिसाइड्स आएगा यहाँ पर. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मैं बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, भी कुकिंग के साथ साथ मैं गार्डन की देखभाल भी कर रहा था. तो ये यहाँ पर हमने देखना है, बिसाइड्स ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बिलो. अब यहाँ पर वही है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स जो आपसे पूछे जाएंगे, 2 हर परीक्षा में पूछे जाते हैं. तो यहाँ वर्ड जो दिया गया है वो गैलेंट. गैलेंट का वर्ड का मीनिंग होता है जैसे विक्टोरियस मीन्स ब्रेव, बहादुर, बोल्ड. ये इसके सिनोनिम्स वर्ड्स होते हैं कि जो बहादुरी से संबंधित होते हैं. तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है. वैलियंट, वैलियंट का मतलब भी ब्रेव होता है. इम्पोलाइट, निर्दयी जिसको हम कह सकते हैं, जो देना हो, र्यूड, बड़ा ही अभद्र व्यवहार करने वाला हो सकता है. फियरफुल जो है ये भी हमारे पास क्या होता है, डरपोक होता है. चारों वर्ड्स ये, और गैलेंट भी एडजेक्टिव है तो 4 ऑप्शन भी इसके एडजेक्टिव होंगे. इस चीज़ का ध्यान रखना आपने कि आप जब भी आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है,
अगर गिवन वर्ड आपका वर्ब है तो इसका जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स वर्ब मिलेगा, नाउन है तो नाउन मिलेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव मिलेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब ही मिलेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ भी ये एडवर्ब है, सॉरी हमारे पास ये एडजेक्टिव है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वैलिएंट है, जिसका अर्थ भी सेम होता है ब्रेव या बहादुर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ हमारे पास है आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी अ गुड सिटीजन। यहाँ पर रेज्ड वर्ड है, इसके लिए नीचे 4 हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स दी गई है। तो देखिए फ्रेजल वर्ब्स भी कंफ्यूजिंग जो है टॉपिक होता है। इसके अंदर वर्ब सेम होती है, रूट वर्ब जो होती है वो सेम होती है, बट जैसे ही इसमें प्रेपोजिशन चेंज होती है इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो ये रेज्ड होता है ऊपर उठाना, बढ़ाना। तो इसके लिए करेक्ट जो है सही वर्ड जो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका है ब्रॉट अप, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ब्रॉट बाई होता है किसी चीज़ के द्वारा करना, ब्रॉट आउट होता है बाहर निकालना किसी चीज़ को, ब्रॉट डाउन होता है नीचे धकेलना या नीचे लेके जाना। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा है ब्रॉट अप होता है, ब्रिंग अप जिसको हम कह सकते हैं, पालन पोषण करना। तो यह हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स। देखिए डिटरमाइनर्स भी मैंने आपको पिछले में बताया था कि डिटरमाइनर्स के अंदर आपके दिस दैट दीज दोज लिटिल ये सारे और आर्टिकल्स वगैरह सारे हमारे डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स एक ही कैटेगरी में आते हैं, डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में। तो इससे क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है। तो इसमें है नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन हमारे से लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल और फ्यू। फ्यू को तो अब इसको काट दीजिए, क्योंकि फ्यू जो है वो आता है हमारे पास काउंटेबल के लिए। यहाँ पर नॉलेज जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ फ्यू तो आएगा नहीं। बाकी बचते हैं हमारे पास 3। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेगेटिव, तो इसका हम ऑप्शन को नहीं लेंगे। द लिटिल होता है पर्टिकुलर कोई चीज़ जिसके बारे में कुछ आगे बताया गया हो, और हमारे पास अ लिटिल का मतलब होता है स्मॉल। तो यहाँ पर जो मीनिंग आता है वो स्मॉल नॉलेज से संबंधित है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा अ लिटिल। और देखिए अगर लिटिल और फ्यू के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो एडजेक्टिव का मेरा लेसन देखिए, और एडजेक्टिव वाला जो उसके अंदर मैंने इन चीज़ों को जो है बहुत ही विस्तार से जो है वो इनके डिफरेंस को बताया गया है। नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हमने करेक्ट फॉर्म वर्ब की भरनी है। डिड यू नॉट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस। तो इसमें बिल्कुल ही क्लियर है, आपको इंस्ट्रक्शन बता दूं मैं कि जब भी कभी किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड अगर आ जाए तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपने करना है। तो यहाँ पर डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव भी है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 7, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर लास्ट वीक, इसका हमने देखना है पैसिव वॉइस सही कौन सा है। पैसिव वॉइस से संबंधित पिछली वीडियोज आप मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी आपको। तो इसमें है जू ऑफ जयपुर वर्ड, आप देखिए इसमें वर आ गया, तो जू ऑफ जयपुर से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर इसके साथ नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है। सेकेंड है ऑन लास्ट वीक द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाई अस। अब ये सेंटेंस हमारा ठीक लग रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन और देखते हैं पहले। वी वर विजिटेड द जू ऑफ जयपुर, अब इसके अंदर भी वी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रख दिया गया है, तो ये भी यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है यहाँ। तो थर्ड ऑप्शन डी है जू ऑफ जयपुर वॉज बीइंग, अब इसके साथ वॉज के साथ सेंटेंस में बीइंग का यूज़ कर दिया गया है, तो बीइंग तो केवल कंटिन्यूअस टेंस में आता है और हमारा सेंटेंस वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये ऑप्शन में हमारा रॉन्ग है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा, सही ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 8, कुकिंग इज माई हॉबी। अब इसमें ये बताना कि अंडरलाइन वर्ड जो कुकिंग है वो किस रूप में प्रयोग किया गया है, यानी कि तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, वर्ब, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। चारों ही वर्ब्स के भाग होते हैं। आप इसके संबंधित भी अगर आपको विशेष ज़्यादा और जानकारी चाहिए जेरेंड या पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव की या वर्ब्स के बारे में, तो आप वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये बताना है कुकिंग क्या है, तो कुकिंग एक्चुअल में जो है यहाँ मैं बता दूं, कुकिंग जो है यहाँ प्रयोग किया गया जेरेंड के रूप में। अब कुकिंग जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम स्ट्रक्चर होती है, वर्ब के साथ आईएनजी होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जेरेंड वर्क्स एज अ वर्बल नाउन, और जो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, जेरेंड नाउन का काम करता है, तो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है कुकिंग,
तो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट के तौर पे ये नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो ये जेरन माना जाएगा ये, तो ये हमारा कुकिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा आपका। सेंटेंस नंबर 9, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। अब इसमें देखिए ये एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि जरूर इस प्रकार के कॉमन वर्ड आएंगे, तो आपने ऐसे जो वर्ड्स हैं मेरी वीडियोस में शामिल है, ये एक वीडियो ऐसी भी, तो वो वर्ड्स आप ज़रूर लर्न कीजिए। तो यहाँ जो वर्ड दिया गया कमिटेड, तो इसका सही ऑप्शन इसमें कमिटेड बी जो वर्ड ऑप्शन है वो आपका सही है, क्योंकि कमिटेड में डबल एम और डबल टी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस को थोड़ा सा गौर से देखिए कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हेडमास्टर और सेक्रेटरी। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान आपने रखनी है कि अगर दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग आदमी हैं, तो आपकी वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। और अगर दोनों में से अगर पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो समझ लीजिए कि आदमी एक है, क्वालिटीज उसमें दो है, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो ये टॉपिक भी आपने विषय, ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस जो आपने ध्यान से देखना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी मैंने इस प्रकार के जो सेंटेंस है उनको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन वर होगा, क्योंकि हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी दो अलग अलग आदमी हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऑप्शन आपका बी होगा, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। सेंटेंस नंबर 11, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स ढूंढना अपने को, तो एंटोनिम्स है हमारा वर्ड जो दिया गया है वो है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट होता है दिवालिया, जिसको हम कह सकते हैं, जो इसके लिए जो उल्टा बिल्कुल क्या होगा? पेनीलेस। पेनीलेस तो वैसे भी जो है ना, बिना जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए होता है। और दूसरा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी वही होता है कि जो अपना कर्ज उतारने में असफल रहे, तो यानी कि बैंकक्रप्ट का ये सिनोनिम्स वर्ड है, सेम इसी के प्रकार का। रोइंड का मतलब भी होता है जो बर्बाद हो चुका है, ये भी इससे मिलता जुलता है। लास्ट वर्ड है सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का उल्टा होता है इनसॉल्वेंट, मीन्स ऐसा व्यक्ति इस पर कोई कर्ज ना हो, तो ये इसका बिल्कुल ही एंटोनिम्स है। तो बैंकक्रप्ट का एंटोनिम्स जो बनेगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, सॉल्वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12 हम लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो यहाँ प्रेपोजिशन संबंधित एक और क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो इसमें आप देखिए कि हम ऐसे आई पेड द बिल कैश इन एट फॉर विद, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका मिलेगा वो क्या होगा? इन होगा। इन कैश होता है, तो मैंने जो है बिल अदा किया इन कैश, कैश में, तो यहाँ का ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मॉडल। यहाँ इस बार मॉडल भी पूछा गया है मॉडल ऑक्सिलरीज में, तो इसमें क्या है? सम पीपल कैन स्की बेटर देन अदर्स। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है कैन की जगह जो ब्लैंक आना चाहिए था डैश, वहाँ पर गलती से कैन जो है वो लिखा गया है। चार ऑप्शन है, मस्ट, कैन, शुड और कुड, तो इसमें कैन ही आएगा जो ऑलरेडी इसमें लिखा गया, क्योंकि बात यहाँ पर है कैपेबिलिटी और एबिलिटी की। तो किसी की क्षमता या योग्यता के लिए, यानी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ कैन का प्रयोग ही आएगा और आपका कैन ऑप्शन ही ठीक होगा। सेंटेंस नंबर 14, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जो है आते, तो वो उन्हीं में से एक है ये। तो ये बताना है इसमें, ए मैन हु इज वैमनिश इन हिज हैबिट्स, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी आदतें औरतों से मिलती जुलती हो, जो दिखने में या फिर उसकी आदतें औरतों से मिलती जुलती हों, तो ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे आदमी का जो करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है वो एफेमिनेट जो है वो बोलते हैं। एफेमिनेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी आदतें औरतों से या फीमेल से मिलती जुलती होती हैं, तो ऐसे आदमी को हम एफेमिनेट कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लास्ट फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, कि जो सेंटेंस दिया गया इसकी इनडायरेक्ट स्पीच देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें देखिए, द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। तो वैसे तो देखी जाए इस सेंटेंस में कोई खास ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर भी हमने क्या करना है, सेंटेंस को अगर हम चारों ऑप्शन देखें, द टीचर आस्क्ड हरी, सेड टू आस्क्ड में बदल दिया, बिल्कुल सही है। व्हाई हैड ही, अब यहाँ गड़बड़ ये होती है, देखिए जब आप जब आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आते हैं तो पहला रूल, जब ये हमारे पास रूल्स जब सीखते हैं इसमें, तो ये चीज़ आता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, अब उसको अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव बन जाता है।
और अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है और सेंटेंस के लास्ट में भी आपका फुल स्टॉप आता है। तो इस चीज़ को भी हमने ध्यान रखना है। तो पहला जो हमारा ए ऑप्शन है वो इस शर्त को पूरा नहीं करता। सेकंड है द टीचर आस्क्ड हर व्हाई ही हैड। अब इसमें देखिए बिल्कुल सही किया गया है कि वाई कंजक्शन बन गया आपका, वाई के बाद अपने सब्जेक्ट ही हमने चुन लिया, ही के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ गई है। डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे, यस्टरडे प्रीवियस डे बदल गया, बिल्कुल सही है। बट इसमें जो गड़बड़ है वो क्या है कि लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया गया है, तो ये सेंटेंस, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप आता है। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। द टीचर सेड टू हरी वाई हैड ही नॉट डन देयर वर्क। अब देखिए पहली बात तो यह है कि सेड टू को सेड टू में छोड़ दिया, यहाँ आस्क्ड में बदलना चाहिए था। दूसरी बात एक और भी है कि वही इसमें ऑप्शन कर दिया, वाई के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब दे दिया, सेंटेंस की स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव रखिए, तो सेंटेंस ये भी आपका रॉन्ग है, ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन देखते हैं। द टीचर सेड, यहाँ सेड जो है वो सेड का सेड यहाँ पर आना चाहिए था, आपका आस्क्ड होना चाहिए था। और लास्ट में अगर आप देखो फिर इसमें क्वेश्चन मार्क रखा गया है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं बैठता। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए चारों ऑप्शन आपके जो है वो करेक्ट नहीं, यानी चारों ही रॉन्ग ऑप्शन है। और ये बता दूं कि इस साल जो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें चारों ऑप्शन ही रॉन्ग थे, इसलिए ये किसी भी ऑप्शन को आप सही ऑप्शन नहीं चुन सकते। करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो सकता था, अगर इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लिखा होता तो ये आपका ऑप्शन सही होता, इसलिए अब इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है ये जो भी कुछ मैंने बताना चाहा आपको समझ में आया होगा। कुछ रूल्स भी मैंने शॉर्टकट में आपको बताए हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको इस रूल्स के बारे में जानना है तो मेरी वीडियोस को जो है इस चैनल पर जाकर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच और हर ग्रामर के टॉपिक पर वीडियो जो है मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं रूल्स के बारे में, क्योंकि प्रैक्टिस से पहले आपको रूल्स का थोड़ा नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। और हमारी ये सीरीज़ है, हमारी इसी प्रकार चलती रहेगी। सीरीज़ के बाद मैं लेके आऊँगा HSSC के एग्ज़ाम्स जो क्वेश्चन पेपर है उनसे संबंधित जो है वीडियोज़ हम इसके बाद लेके आएंगे। तो पहले हमारी ये सीरीज़ स्टेट की जो सीरीज़ है ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। उम्मीद है ये लेसन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप इसका लाभ उठा रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।